तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 16 का एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो प्रश्न यह है कि सामाजिक प्रासंगिकता की दृष्टि से चेम्मिन की कथा वस्तु का विवेचन कीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका देखेंगे। तो भूमिका में क्या लिखना है? भूमिका में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो चेम्मिन उपन्यास है वो लिखा हुआ है तक्षी शिवशंकर पिल्ले द्वारा। तो भूमिका में लिखेंगे कि तक्षी शिवशंकर पिल्ले का उपन्यास चेम्मिन केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह केरल के समुद्र तटीय मछुआरा समाज की सामाजिक जो संरचना है, रूढ़ जो विश्वास है, जातिगत बंधन और स्त्री पुरुषों मतलब स्त्री पुरुष का जो संबंध है और नैतिकता और आर्थिक शोषण का सजीव दस्तावेज है। मतलब इन सारी चीजों का एक साथ समाहित करने वाला एक चेम्मिन उपन्यास है जो कि तक्षी शिवशंकर पिल्ले द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास की कथा के माध्यम से लेखक यह दिखाता है कि परंपरा, समाज और लालच जब मनुष्यता पर हावी हो जाते हैं, मतलब जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारे मन का लालच है, ठीक है, और जो हम जिस समाज में रहते हैं, जब वो समाज, लालच, परंपरा ये सारी चीजें जब एक आदमी पर या फिर मनुष्यों पर जब हावी हो जाता है, तब जो व्यक्तिगत जो प्रेम है और जीवन मतलब दोनों नष्ट हो जाते हैं। व्यक्तिगत प्रेम और जो जीवन है वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। सामाजिक प्रासंगिकता की दृष्टि से चेम्मिन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो अपने समय में था। तो इसकी प्रासंगिक सामाजिक प्रासंगिकता के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला नंबर बिंदु है मछुआरा समाज का यथार्थ चित्रण। देखिए, चेम्मिन जो कि अरय मछुआरा समाज के जीवन को पूरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता है। जो चेम्मिन उपन्यास है वो मछुआरा समाज है जिसको अरय समाज भी कहा जाता है। उपन्यास में बखूबी बताया गया है सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप लोगों ने उपन्यास का सारांश वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिलेगा, जल्दी आप अपडेट कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? तो चेम्मिन जो कि अरय मछुआरा समाज है और जीवन को मतलब उनके मछुआरे समाज के जीवन को पूरी तरह से मतलब सच्चाई के साथ वो प्रस्तुत करता है, जहाँ पर नाव, जाल, समुद्र, ऋण, व्यापार, भूख और संघर्ष ये सभी उनके जीवन के अनिवार्य अंग हैं। मतलब मछुआरा समाज के जितने भी लोग हैं उनका सभी उनके जीवन का ये सारी जो चीजें हैं ये अभिन्न एक एक अंग है। यह वर्ग जो है सदियों से प्रकृति पर निर्भर रहते हुए भी अपनी आर्थिक रूप से शोषित रहा है। मतलब प्रकृति पर सदियों से भरोसा किया हुआ है ये समाज, लेकिन फिर भी शोषित वर्ग रहा है, जो आज भी कई तटीय समाजों की सच्चाई है। तटीय समाज मतलब समुद्र के किनारे वाले समाज की बात हो रही है। तो हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है जाति और पेशागत भेदभाव। देखिए, उपन्यास में स्पष्ट दिखाया गया है कि किस प्रकार धीवर जाति एक जाति है जिसका नाम है धीवर। तो धीवर जाति को ही नाव और जाल का अधिकार है। मतलब उपन्यास में साफ तौर पर दिखाया गया है कि एक धीवर जाति के लोग हैं जिनको नाव और जाल रखने का अधिकार दिया जा रहा है। तो जबकि अन्य जातियां जो है केवल श्रमिक बनकर रह जाती हैं, बाकी जो जातियां हैं वो श्रमिक बनकर रह जाती हैं और ये लोग नाव और जाल रखकर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था सामाजिक असमानता और शोषण को जन्म देती है। तो क्या होता है इस व्यवस्था से? सामाजिक असमानता पैदा हुआ है। अगर सबको नाव रखने का और जाल रखने का अधिकार दे दिया जाता तो सबके पास समानता होती, लेकिन यहाँ पर ये असमानता दिखाई दे रहा है और एक वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गों का शोषण किया जा रहा है। तो ये शोषण को जन्म देती है, जो भारतीय समाज की व्यापक जातिगत समस्या से जुड़ती है। मतलब ये हमारे भारत की जो परंपरा है, जातिगत समस्या जो रही है उससे ये मेल खाती है। तीसरा है अंधविश्वास और स्त्री चरित्र की अवधारणा। देखिए, समुद्र से जुड़े समाज में यह विश्वास है कि यदि स्त्री पतित हो जाए तो समुद्र क्रोधित हो जाता है और विनाश लाता है। मतलब स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ कोई संबंध रखे तो यहाँ पर जो समुद्र है वो क्रोधित हो जाता है और विनाश करता है। तो इस प्रकार समाज की समस्त नैतिक जिम्मेदारियां जो रहती है वो जो स्त्री होती है उस पर डाल दी जाती है। तो समाज की जो सभी नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो स्त्री पर डाल दी जाती है, जबकि पुरुषों के अपराध अनदेखे रह जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो पुरुष वर्ग हैं उनका अपराध जो है वो देखे ही नहीं जाते और जितना भी नैतिक जिम्मेदारी है सभी के सभी स्त्री वर्ग पर डाल दिया जाता है। तो यह पितृसत्तात्मक सोच आज भी कई समाजों में प्रचलित भी है।
ये पितृसत्तात्मक सोच है जो और एक सिस्टम है, तरीका है, प्रचलन है जो कि कई समाजों में आज भी देखने को मिलता है। आगे है चौथा नंबर प्रेम बनाम सामाजिक मर्यादा। देखिए, जो यहाँ पे इस उपन्यास में एक लड़की का नाम आता है जिसका नाम है करुत्तमा और परिकुट्टी। परिकुट्टी एक लड़का का नाम है और करुत्तमा और लड़की है। ये इन दोनों का प्रेम जो होता है वो सच्चा होता है और निश्चल होता है। इसमें कोई छल कपट नहीं होता है, किंतु समाज की जाति धर्म आधारित मर्यादाएं उसे स्वीकार नहीं करती। मतलब जो उम, समाज है वो इनके धर्म के साथ, इन दोनों के प्रेम को धर्म के साथ देखता है और इन दोनों का धर्म नहीं मिलता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अलग धर्म के लोग हैं। ठीक है? तो यह संघर्ष आज भी जो है वो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों में दिखाई देता है, जिससे चेम्मिन की जो कथा है वो आज भी प्रासंगिक बन जाती है। क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें अगर आज के समय के साथ मिल रही है तो ये उस समय भी तो कितनी प्रासंगिक रही होगी अगर आज के ज़माने की तुलना की जाए उसके साथ तो। ठीक है? 5वां है आर्थिक लालच और नैतिक पतन। चंपन कुंजू का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कैसे अत्यधिक धन लालसा मनुष्य को अमानवीय बना देता है। मतलब यहाँ पे चंपन कुंजू कौन है? जो कदुतमा का पिता है और वो परिकुट्टी से पैसा लेता है। ठीक है? तो यहाँ पर धन लालसा देखने को मिलता है कि वो अपने अपनी लालसा को पुराने के लिए यहाँ पर परिकुटी से धन शोषण करता है। वह मित्रता, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों को त्याग देता है। यह पूंजीवादी मानसिकता आज के समाज में और अधिक तीव्र रूप में दिखाई देती है। लेकिन यही चीजें जो आज का हमारा समाज है उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती है, जिसके प्रति ये तीव्र रूप में दिखाई देती है और इसके प्रति मतलब यहाँ पर कहा गया है कि पूंजीवादी मानसिकता जो है वो आज के समाज में भी अधिक तीव्र रूप में इसी फॉर्मूले को यूज करती आ रही है। छठा नंबर है स्त्री की त्रासदी और आत्मसंघर्ष। देखिए, करुत्तमा का जीवन जो है स्त्री की सामाजिक स्थिति को उजागर करता है। करुत्तमा जो है यहाँ पर जो लड़की है वो मतलब पूरी स्त्रियों की प्रतिनिधित्व करती है और सामाजिक स्थिति को उजागर करती है। वह प्रेम करती है, त्याग करती है, मर्यादा निभाने का प्रयास करती है, फिर भी अंततः वही दोषी ठहराई जाती है। मतलब वो सब कुछ करती है, लेकिन सब कुछ अपने दायरे में रख कर करती है, फिर भी अंत में उसको ही दोषी ठहराया जाता है। यह स्त्री विमर्श के संदर्भ में चेम्मिन को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है? 7वां नंबर है समाज का दंडात्मक चरित्र। देखिए, समाज करुत्तमा को सुधारने की बजाय उसे दंडित करता है। समाज जो है, चेम्मिन का उपन्यास का जो समाज है वो करुतमा को सुधारने के बजाय उसे दंडित करता है, उसे तट से निष्कासित कर दिया जाता है, अपमानित किया जाता है। मतलब उसको उस समाज में समुद्र के तट पर रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। यह दर्शाता है कि समाज अक्सर व्यक्ति की परिस्थितियों को समझने के बजाय कठोर नियमों से उसे न्याय करता है। मतलब उसकी परिस्थिति को समझे बिना ही उसके प्रति कठोर नियम बना लिया जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है। तो प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है, 8वां नंबर बिंदु है। तो देखिए, समुद्र जो कि चेम्मिन में केवल पृष्ठभूमि नहीं है, समुद्र जो है वो एक पृष्ठभूमि की तरह नहीं आता है इस उपन्यास में, बल्कि न्याय करने वाली शक्ति के रूप में उपस्थित है। वो जब कोई अन्याय चीजें होती है तो उसके खिलाफ वो न्याय करता है, विनाश करता है, तो वो न्याय करने वाली शक्ति बन गया है यहाँ पर समुद्र। जब मानवीय मर्यादाएं टूटती हैं तो प्रकृति जो है वो प्रलय बन जाती है और यहाँ पे प्रकृति मतलब समुद्र है। ठीक है? यह संदेश पर्यावरण संतुलन और नैतिक जीवन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है कि हमें अपना जीवन नैतिकता के साथ जीना चाहिए और पर्यावरणीय संतुलन में रहकर। ठीक है? 9 नंबर का है धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन। देखिए, करुतमा जो है वो हिंदू है और परिकुट्टी जो है वो मुसलमान है। मैंने कहा था ना दोनों का धर्म एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। तो परिकुट्टी जो मुसलमान है और करुतमा है हिंदू है। इन दोनों का प्रेम समाज को स्वीकार्य नहीं है। यह दर्शाता है कि धार्मिक कट्टरता कैसे मानवीय संबंधों को कुचल देता है, कि धर्म के इस पाखंडियों ने किस तरह से इन दोनों के संबंधों को कुचल दिया। आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है? आज के भी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, इसलिए ये आज भी प्रासंगिक है। 10 नंबर का है त्रासद अंत और सामाजिक चेतना। देखिए, कदतमा परिकुट्टी और पलनी की मृत्यु केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है उपन्यास के अंत में तीनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो कदतमा है वो भी, परिकुट्टी की भी मृत्यु हो जाती है जो कि उसका प्रेमी था, और पलनी जो कि कदतमा का पति है। ठीक है? तो इन तीनों की मृत्यु जो हो जाती है वो व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है बल्कि समाज के अमानवीय ढांचे को विफलता का परिणाम है। समाज के जो रवैये था इन दोनों के प्रति, उसका परिणाम मिलता है कि तीनों की
मृत्यु होती है। तो लेखक इस त्रासदी के माध्यम से समाज को चेतावनी देता है कि यदि प्रेम, सत्य और नैतिकता को दबाया गया तो विनाश अवश्यंभावी है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार चेम्मिन की कथा वस्तु सामाजिक प्रासंगिकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास जो है वो मछुआरा समाज की पीड़ा, स्त्री की व्यवस्था, प्रेम की त्रासदी और समाज की कठोरता को गहराई से उजागर करता है। चेम्मिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परंपराएं मनुष्य के लिए हैं या मनुष्य परंपराओं के लिए है। मतलब चेम्मिन जो उपन्यास है वो इस लाइन पे बहुत सटीक बैठता है कि क्या परंपराएं मनुष्य के लिए है या मनुष्य परंपराओं के लिए है। तो आज भी जब समाज प्रेम, स्त्री स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों को संदेह की दृष्टि से देखता है, तब चेम्मिन एक सशक्त सामाजिक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को MHD16 की ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी MHD के सभी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। साथ ही साथ आप लोग अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ हिंदी, ठीक है, सॉरी मास्टर ऑफ हिस्ट्री, अगर इसके भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए। और अगर आपके भी फ्रेंड हैं कोई जो हिस्ट्री लेकर पढ़ाई कर रहे हैं इग्नू से, तो आप उन्हें हमारे वीडियो का लिंक शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।